नमस्कार, मैं कुमार श्याम। नव वर्ष की आप सब विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वर्ष में नई ऊंचाइयां छुएं और खुश रहें। आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपके परिवार जन खुश रहें। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्देश्य बहुत लंबा है और इस यात्रा में आपकी महती आवश्यकता है। आप सब विद्यार्थी अगर इस यात्रा में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये लंबी जाएगी और जो मैंने मनोरथ बांधा है उसमें निश्चित रूप से आपके सहयोग से कामयाब होऊंगा। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि इस कक्षा में जो भी कंटेंट दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा वो केवल सेकंड ग्रेड के लिए ही हो। अगर यह टॉपिक, जितने भी टॉपिक होंगे हिंदी के, वह टॉपिक आप किसी भी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर ये लगता है तो निश्चित रूप से ये कक्षाएं उनके लिए उपयोगी होंगी। लेकिन अभी के लिए जो जुलाई में प्रस्तावित दिनांक है सेकंड ग्रेड परीक्षा की, और हिंदी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। उनके सिलेबस के अनुसार उनके जो जो टॉपिक लगते हैं, जो जो रचनाएं लगती है, वो सारी हम कवर करेंगे और आप निश्चिंत रहकर इन कक्षाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपकी जो किताबें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज़ में जुड़ें और कक्षाएं जो कि निःशुल्क है, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी कक्षाओं को देख सकते हैं, क्रम से देख सकते हैं और अपने सिलेबस में जो जो टॉपिक है उनके अनुसार इनको डिज़ाइन किया गया है। दूसरी बात ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कक्षाएं जो होती है, जो ये YouTube पर जो वीडियो आप कह सकते हैं, यह आपको राह दिखा सकते हैं। किसी भी कक्षा में पूरी जो आप कहें कि किताब में जो कुछ होता है वो एक कक्षा में हमें मिल जाए, यह संभव नहीं है। और जो यह दावा करता है वह मैं समझता हूँ कि आपको भ्रम में रखता होगा। कक्षा आपको एक दिशा दे सकती है, कक्षा आपको एक तरीका पढ़ने का सुझा सकती है। किसी चीज़ को न समझ आने के कारण आप जिसको भूल जाते हैं या पढ़ते नहीं हैं, आप किसी भी अध्यापक की कक्षा देखते हैं तो उससे आपको एक राह मिल सकती है। तो इन कक्षाओं के माध्यम से मैं आपको एक राह दिखाने की कोशिश करूँगा और इसी तरह से इसको देखें। और जो स्वाध्याय है, आप जो खुद किताबों को पढ़ते हैं, अक्षरों को पढ़ते हैं, उसका कोई भी सानी नहीं है। किसी भी आप अध्यापक की क्लास देखिएगा वो सानी नहीं है, लेकिन ये कक्षाएं आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सिलेबस पूरा करवाने के बाद में, जो कि 1-2 महीने में मैं पूरा करवा दूँगा, सारी कक्षाएं मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप देखते जाइएगा। आखिर में टेस्ट सीरीज़ भी विद्यार्थियों को प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। जैसा कि मैंने पोस्ट डाला था उसमें आपसे यह वादा किया था, लेकिन उससे पहले हमारे सामने ये पूरा सिलेबस है, सारी ये कक्षाएं हैं जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के क्रम में तो बहुत नीचे है, लेकिन जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, आप हिंदी को जब पढ़ते हैं तो हिंदी की शुरुआत आपको वहाँ से करनी होगी, क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और कविताएं, आदिकाल, भक्तिकाल ये बाद की बातें हैं। पहले आपको ये समझना है कि दरअसल ये जो हम भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसका उद्भव कहाँ से हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये कहाँ से हुआ। हालांकि मैंने YouTube पे ये कक्षा डाल रखी है कि भाषा किसे कहते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की जब बात करें तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा दरअसल क्या है। और मोटे तौर पे हम इस कक्षा में बात कर लेते हैं। भाषा दरअसल दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसके पास ज़बान है चाहे नहीं है, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, कोई भी प्राणी है, उसके पास अपनी एक भाषा है। यानी अपने भावों, अपने विचारों
को प्रकट करने का जो माध्यम है उसी को भाषा कहते हैं। आप अगर संकेत के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं तो वह संकेत की भाषा है। आप अगर अपनी वाणी से बात कह सकते हैं तो वह भाषा है। आप अगर इशारों में बात कह सकते हैं तो वह भाषा है। तो आपने देखा होगा कि दुनिया में अनेक तरह की भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं संकेत से बोली जाती है, कुछ भाषाएं हम जैसे कि ध्वनियों से बोलते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने भीतर क्या चल रहा है उसको हम एक मूर्त रूप दे सकते हैं, वही भाषा है। पक्षी भी चहचहाट के साथ अपनी, हालांकि हम न समझें तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा नहीं है। हम न समझें वह भी भाषा हो सकती है। जैसे हम तो स्पेनिश नहीं जानते तो क्या स्पेनिश भाषा नहीं है? इसी तरह से पशु पक्षी भी अपने भावों को प्रकट करते हैं तो वो भाषा है। इन्हीं हजारों करोड़ों भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी, और हम इस हिंदी के उद्भव की बात कर रहे हैं। अब हिंदी कहाँ से आई और हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, ये इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले ये बात भी आप समझिए कि किसी भाषा का विकास एक दिन में नहीं होता है, और कोई भी भाषा एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। कोई भी भाषा एक दिन में ख़राब नहीं होती है, और कोई भी भाषा एक दिन में अच्छी नहीं हो जाती है। यह एक नदी की तरह है जो बहती जाती है। उसमें तरह तरह के कंकड़ पत्थर, पत्तियाँ, है ना, धूल कंकड़ सब कुछ मिलता जाता है। और नदी क्या है कि कभी भी अपने भीतर गिरे कंकड़ को, पत्थर को बाहर नहीं फेंकती है, वह अपने साथ बहाए ले चलती है। इसी तरह से हर भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। वह भाषा उन शब्दों को अपनी तरह से यूज़ करना सीख जाती है, अपने में समाहित कर लेती है। यही भाषा का लक्षण है। तो हम आज पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 3000। ये आप इस बात को आप मानिए। और ये जो 3000 भाषाएं हैं, ये 3000 भाषाएं कुछ भाषा परिवारों में बंटी हुई है। अब आपके लिए एक नया शब्द है ये भाषा परिवार। कि भाषा परिवार क्या होता है? देखिए, आज तो हम जानते हैं कि ये अफ्रीका है, और आज तो यह भी जानते हैं कि दुनिया के देश कहाँ कहाँ स्थित है। हमारे पास ग्लोब है, हमारे पास मैप है, हमारे पास दूर संचार के भिन्न भिन्न साधन है। लेकिन आदि मानव की अगर हम स्थिति जानें तो उस वक्त लोग कबीलों में रहते थे, और कबीले बहुत दूर दूर रहा करते थे, क्योंकि जनसंख्या इतनी सघन नहीं थी उस वक्त। बहुत छितरे हुए लोग रहा करते थे धरती पर, और वो संघ बना के रहा करते थे। तो जो अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीका वालों को लगता था कि हम इतने ही हैं। इंग्लैंड के उस क्षेत्र में रहते थे, उनको लगता था कि हम इतने ही हैं, दुनिया सारी खाली है, हम इतने ही हैं। और भारत के इस भूखंड में जो रहते थे वो भी अलग कबीला था। तो जिन जिन कबीलों में जिन लोगों ने अपनी भाषा ईजाद की, अपनी भाषा उन्होंने जो बोलनी सीखी, और जितनी भाषाएं उन्होंने बोली, उन भाषाओं का जो एक समूह बना, उनको कहा जाता है भाषा परिवार। जैसे भारत के अंदर अनेक भाषाएं हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग तरह की भाषा है, उत्तर भारत में अलग तरह की है, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में भी आपको भाषाओं में अंतर मिल जाएगा। लेकिन इन भाषाओं में एक सांस्कृतिक एकता है, ध्वनि की एकता है। मतलब इनकी भाषाओं में बहुत विराट अंतर नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसकी वजह से यह एक परिवार बनाती है। तो जो अफ्रीका में थे, उन भाषाओं का अपना एक परिवार था। और अन्य जो जगहें थी, चीन मान लो, ले लीजिए आप, चीन के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली गई उस एरिए में, उस क्षेत्र में, वो चीनी परिवार कहलाया। भारत के अंदर भी ऐसा एक परिवार बना।
तो इस तरह से 3000 भाषाएं जो है ये कुछ परिवारों में विभक्त है। तो भोलानाथ तिवारी नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, भाषा विद्वान है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी का कहना है कि दुनिया के अंदर इस तरह के 13 भाषा परिवार हैं और विद्वानों के अलग अलग मत हैं। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि 13 है, कुछ लोग कहते हैं कि 100 है, कुछ लोग कहते हैं कि 18 है। लेकिन इस बहस से अलग जो सर्वमान्य मत है, निर्विवाद रूप से जो सर्वमान्य मत है, उनका कहना है कि दुनिया के अंदर 18 भाषा परिवार हैं। ठीक है, अब ये भाषा परिवार क्या मतलब क्या बला है वो मैंने आपको बता दिया। भाषा परिवार मान लीजिए आप, जैसे एक भाषा परिवार है जो कि बहुत लोकप्रिय है, भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार, अब भारोपीय क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। भारोपीय परिवार, इसी तरह से एक परिवार और है भाषाओं का, चीनी परिवार। एक और लिख लीजिए आप, एक द्रविड़ परिवार। तो ये इस तरह के, मतलब भोलानाथ तिवारी जी ने तो 13 बताए हैं, इस तरह के 13 परिवार हैं जिनमें 3000 भाषाएं इकट्ठी हैं। तो ये भाषा परिवार विकसित हुए। अब ये जो भारोपीय परिवार है, यह जो शब्द है, आप इस शब्द को आप देखिए, क्योंकि मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। भारोपीय जो शब्द है ये भारत प्लस यूरोप से बना है। ठीक है, तो भारत और यूरोप के क्षेत्र में जिन भाषाओं को इस्तेमाल किया गया, जिन भाषाओं ने विकास किया, वो भारोपीय परिवार में कहलाई। इनको आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। इन्हीं भारोपीय परिवारों को आप इंडो जर्मनिक भाषा कहते हैं। इंडो जर्मनिक कहते हैं। इनको आप भारत हित्ती भी कहते हैं, भारत हित्ती। इनको आप आर्य परिवार भी कहते हैं। यानी जो 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में इकट्ठी हैं, उनमें एक भाषा परिवार है भारोपीय परिवार, जिसका क्षेत्र मैंने आपको बताया भारत और यूरोप। इसी भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक कह सकते हैं, यानी दूसरा नाम है इसका। भारत हित्ती भी कहते हैं और आर्य परिवार भी कहते हैं। अब तक की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इन्हीं से आर्य भाषाएं विकसित हुई इस परिवार से, यानी ये एक ही है, यह एक ही परिवार के अलग अलग नाम हैं। इससे जो भाषाएं बनी उनको कहते हैं आर्य भाषाएं। ठीक है, आर्य भाषाएं। अब आर्य भाषाएं कौन सी है, ये है मैं आपको आगे बताता हूं। मैं ये सारा मिटा देता हूं क्योंकि अब हम आर्य भाषाओं को अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका विकास 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, 3 चरणों में। और भारतीय आर्य भाषाओं का जो इतिहास है वो लगभग 3000 सालों का है। 3000 सालों का। इसका अर्थ ये है कि जब भाषा, सबसे पहले जो आर्य भाषा पैदा हुई, उसके बाद से आज की जो हिंदी है, इसके बीच का जो समय काल है ये लगभग 3000 साल का है।
अब पहली आर्य भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत। क्योंकि आपने बचपन से सुना है कि भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति जिस भाषा से हुई है उस भाषा का नाम है संस्कृत। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में हुआ। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है, यहां तक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना। पहला चरण है प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं, ठीक है। 2 नंबर पर है मध्यकालीन। ये 3 चरण मैं आपको लिखा रहा हूं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं। पता नहीं मैं छोटे लिख रहा हूं या बड़े लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा जो चरण है वो है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है। यहां तक भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो समय जो मैंने आपको बताया कि 3000 सालों में ये तीनों चरण निकले हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। एक होता है ईस्वी, ठीक है, एक होता है ईसा पूर्व। ये 2 आपने नाम सुने होंगे। अब ईस्वी कौन सा है, ईसा पूर्व कौन सा है, वो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं ताकि आपको ये चरण ठीक से समझ में आ जाएंगे। देखिए, आज हम हैं 2026 में, ठीक है। आज जो 2026 हैं वो कभी 1 भी था, ठीक है ना। 1 2 3 4, फिर आज हम पहुंचे हैं 2026 में, यानी 2026 साल इतने निकले हैं। तो कभी जो 1 था, कभी वो 0 भी था, कहीं से शुरू हुआ है। तो ये जो 0 है, 0 से लेके आज 1026 तक पहुंचे हैं, ये तो सन है ईस्वी, ठीक है। और इस 0 से पहले है, यानी 0 से पहले जो 1 साल है उसकी अगर गणना करेंगे इस 1 साल की, वो हो जाएगा ईसा पूर्व, यानी 1 ईसा पूर्व, फिर पीछे जाएंगे 2 ईसा पूर्व, यानी 2 साल पहले, यानी इस ईसा से पहले 3 ईसा पूर्व। इसी तरह से इस 0 से पहले के जो साल होंगे वो ईसा पूर्व कहलाएंगे। 0 से इस तरफ के साल जो कि आज हम जो गणना करते हैं वो ईस्वी कहलाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पहला चरण है प्राचीन आर्य भाषाओं का, इसका जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये जो प्राचीन आर्य भाषाएं जो विकसित हुई, इनका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो कालखंड है ये लगभग 1000 वर्ष का है, ठीक है। अब मध्यकालीन कौन सा है? मध्यकालीन है 500 ईसा पूर्व से, क्योंकि यहां खत्म हुआ है तो ये शुरू हो जाएगा 1000 ईस्वी तक, यानी 500 पहले वाले और 1000 इधर वाले। कितने सालों का ये कालखंड हो गया? ये कालखंड हो गया है 1500 वर्षों का। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इनका कालखंड है 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी प्राचीन आर्य भाषाएं 1000 वर्षों का उनका कालखंड रहा, इतिहास रहा। मध्यकालीन आर्य भाषाएं
जो कि 1500 वर्षों के कालखंड से ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजरी, और आधुनिक भाषाएं यानी 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा है? आर्य भाषाओं में पहली भाषा है वैदिक संस्कृत, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई है सभी भाषाओं की, वैदिक संस्कृत। और दूसरी भाषा है लौकिक संस्कृत। अब आप एक बात समझिए, कोई भी भाषा है वो सरलीकरण की तरफ बढ़ती है। कोई भी भाषा है वो सरल होकर आमजन की भाषा बनती है। संस्कृत जब कठिन थी तब ये कहलाई वैदिक संस्कृत, लेकिन वैदिक संस्कृत को जब लोग जनमानस ने, जनता ने, अनपढ़ लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू की तो वो क्या हुई? सरल। क्योंकि सरल कैसे हो जाएगी? किसी ज़माने में जो संस्कृत का शब्द है ओष्ठ, आज हम क्या बोलते हैं? होंठ। उसी तरह से एक शब्द है जिह्वा, आज हम बोलते हैं जीभ। तो आप समझ रहे हैं ना, जो भाषा किसी ज़माने में संस्कृतनिष्ठ थी यानी कलिष्ठ थी, या यूं कहें कि तत्सम थी, वो धीरे धीरे सरलीकरण की तरफ बढ़ती है। आम जनता उसको जब इस्तेमाल करना शुरू करती है तो वह सरल हो जाती है, वह अपने से सरल होती हुई आमजन की भाषा बन जाती है। तो हमेशा भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर बढ़ती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत के ये जो कालखंड है ये दोनों भाषाओं का है। तो वैदिक संस्कृत का काल जो है वो है 1500 से ईसा पूर्व से, और ये कितना हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी इसके 1000 वर्षों का है। तो शुरुआती जो 500 वर्ष हैं वो हैं वैदिक संस्कृत के, और अगले जो 500 वर्ष हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये कालखंड 1000 का हो गया ना, तो ये हो गया लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत वो है जिसमें वेदांग रचे गए, उपनिषद रचे गए, जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के वो वैदिक संस्कृत में रचे गए। लेकिन जब संस्कृत सरल हुई, आमजन की भाषा बनी, तो उसमें साहित्य रचा गया, काव्य रचा गया, तो लौकिक संस्कृत में वो बदली। तो ये जो लौकिक संस्कृत है इसमें रामायण लिखी गई, इसमें महाभारत लिखी गई, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं, ये जो पुराण, ये जो आपके जो पौराणिक ग्रंथ हैं, ये सारे लोक जनमानस की भाषा थी, उसमें लिखे गए। क्योंकि आज भी अगर रामायण हमारे बीच में प्रचलित है, उसकी वजह है कि यह आम जनता के हृदय में बसी हुई है। और हृदय में कैसे बसी? क्योंकि सरल भाषा में थी। तो जो कठिन भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत, और जो सरल भाषा थी वो थी रामायण और महाभारत। तो शुरुआती जो 500 वर्ष थे वो थे वैदिक संस्कृत के। वैदिक संस्कृत जब सरल हुई तो वो बनी लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत में जनमानस का काव्य लिखा गया, जैसे रामायण, जो महाभारत। तो ये प्राचीन आर्य भाषाओं का कालखंड था जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का काल रहा। और वैदिक संस्कृत में जब अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृत में शुरुआत के अंदर 52 ध्वनियां थी, 52 ध्वनियां। इधर लिख देता हूं मैं, 52 ध्वनियां थी, जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। लेकिन लौकिक संस्कृत के अंदर सिर्फ 48 ध्वनियां ही रह गई। तो ये है प्राचीन आर्य भाषाओं का कालखंड जिसमें वैदिक संस्कृत सरल होकर लौकिक संस्कृत में बदली। अब लौकिक संस्कृत मध्यकाल में कैसे बनेगी
ये भी देखने वाली बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आर्य भाषा के विकास के मध्यकालीन भाग में बढ़ता हूँ, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ अगली भाषा को लिखेंगे। ये जो कालखंड है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का, ये 1500 वर्षों का है, और इसमें जो आर्य भाषाएं हैं वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ये भी 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था जिसको पाली कहा जाता है, दूसरी अवस्था जिसको प्राकृत कहा जाता है, और तीसरी अवस्था जिसको अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है। मध्यकालीन की जो भाषाएं हैं, 15 वर्षों का जो कालखंड है, वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था पाली, दूसरी अवस्था प्राकृत, तीसरी अवस्था अपभ्रंश। अब जो पाली का कालखंड है, पाली का कालखंड है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 500 ईसा पूर्व क्या है और 1 क्या है। 1500 सालों का ये जो कालखंड है मध्यकाल का, इसके शुरुआती जो 500 वर्ष हैं ये पाली भाषा के पाली का जो एक ये अवस्था है, जिसको आप पहली भाषा जिसकी कही जा सकती है वो पाली है, वो 500 वर्षों के अपने इतिहास को लेकर चलती है। ये जो पाली भाषा है, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। टाइम आपको पता चल ही रहा है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बौद्ध साहित्य की रचना हुई। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसमें सुत्त पिटक लिखे गए। सुत्त पिटक दरअसल बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक लिखे गए। विनय पिटक, इसमें जो संघ होते थे बौद्ध धर्म में, उनका संचालन कैसे हो उसके सूत्र लिखे गए, उसकी ये शिक्षाएं उसमें दी गई थी। और अभिधम्म पिटक इस भाषा में लिखे गए पाली के अंदर, इसमें बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं वो इसमें की गई थी। अब वो कहते हैं कि पाली का अर्थ है ग्राम। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्राम भाषा, लेकिन सभी विद्वानों ने इसको ग्राम भाषा ही नहीं कहा। किसी ने कहा कि पाली का अर्थ पाटली है, किसी ने कहा पाली का अर्थ पंक्ति है, किसी ने मतलब अलग अलग तरीके से विद्वानों ने कहा है कि पाली का जो निर्माण है वो अलग अलग शब्दों के समुच्चय से बना है, लेकिन मोटे तौर पर पाली का अर्थ ग्राम भाषा से ही लिया जाता है। और पाली वो भाषा है जिसमें सबसे पहले बौद्ध साहित्य लिखा गया और ये सारे ग्रंथ इसमें लिखे गए थे। अब मुझे लिखने के लिए मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मिटानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब मैं जब दूसरी अवस्था में आऊँगा तो मैं यहाँ आऊँगा, तीसरी अवस्था में आऊँगा तो यहाँ आऊँगा। तो ये आपके अपने दिमाग में इमेज बनाए रखिएगा, क्योंकि हर बार मैं ये नहीं लिख सकता। हम दरअसल बात कर रहे थे पहली अवस्था, अब मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक चीज़ समझिए आप, एक होती है भाषा, एक होती है बोली। क्योंकि
ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि ये विकास है, कैसे पाली बनी, कैसे लौकिक संस्कृत आ गई, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी भाषा है उसका अपना एक व्याकरण होता है, वो साहित्य की भाषा होती है, उसमें राज का काम चलता है, प्रशासन का काम होता है, खतो किताबत इन्हीं भाषा में होती है। भाषा जब विद्वानों की न रहकर इसके शब्दों में टूट फूट हो जाती है और वो भाषा धीरे धीरे बिगड़ती हुई जनमानस की भाषा बन जाती है, तो वो बन जाती है बोली। यानी भाषा बिगड़कर बनती है बोली, और बोली इतनी लोकप्रिय हो जाए, बोली का विस्तार इतना हो जाए, बोली में साहित्य लिखा जाने लगे, बोली के अंदर राज प्रशासन के कार्य हो जाने लगे और बोली में साहित्य रचा जाने लगे, बड़े बड़े ग्रंथ रचे जाने लगे, तो उस बोली का व्याकरण विकसित हो जाता है। और व्याकरण विकसित हो जाने के बाद में बोली धीरे धीरे क्या बन जाती है? भाषा। और ये जो चक्र है, ये चक्र लगातार वर्षों तक चलता है। अब कोई भाषा टूटकर बोली कुछ ही क्षण में नहीं बनती है। संस्कृत से आज हम हिंदी तक पहुंचे हैं तो इसके बीच में 3000 वर्षों का टाइम लगा है। आप इस बात को गौर से सुनिएगा। तो ये जो क्रम है, ये क्रम लगातार चलता रहता है। पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली। पहली अवस्था कौन सी है? पाली। पाली से और सरल हो जाएगी भाषा, क्या बनेगी? प्राकृत। प्राकृत और टूटेगी, कहां जाएगी? अपभ्रंश, जो कि तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश से अलग अलग अपभ्रंश बनेंगे, अलग अलग भाषाएं बनेगी और उन भाषाओं से आज हम जो बोलियां बोल रहे हैं वो निकलेगी। तो यह जो भाषा का सरलीकरण है उत्तरोत्तर लगातार हर वर्ष शताब्दियों में लगातार जो चलता रहता है, यह भाषा बनने की एक प्रक्रिया है। भाषा एक नदी की तरह है, वो कभी ठहरती नहीं है, वो बनती जाती है। और भाषा को सही दिशा देने के लिए, जैसे नदी है और नदी के किनारे अगर न हो तो नदी कभी भी सार्थकता तक नहीं पहुंचेगी, यानी समंदर तक नहीं पहुंचेगी। तो किसी नदी को समंदर तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? किनारों की। तो जो व्याकरण है, जो मानकीकरण है, वही दरअसल उन किनारों का काम करती है। क्योंकि जब अगर भाषा बिगड़ के तिगड़ती रहेगी और उसका कोई मतलब लावलेश नहीं रहेगा, कोई लगाम नहीं रहेगी, तो भाषा भ्रष्ट हो जाएगी। इसके लिए हर समय में एक व्याकरण रचा जाता है, व्याकरण के सूत्र में भाषा को बांधा जाता है, उसका मानकीकरण किया जाता है ताकि एक दिशा बनी रहे। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप ये भी समझेंगे कि पहली अवस्था में पाली, दूसरी अवस्था में प्राकृत, तीसरी अवस्था में अपभ्रंश, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। और ये क्रम कोई छोटा नहीं है। पाली अपने आप में 500 वर्ष लिए हुए हैं, अगली जो प्राकृत है वो 500 वर्ष वो लेगी, और अगली जो अपभ्रंश है 500 वर्ष वो लेगी। क्योंकि हमें मध्यकाल में कितने वर्ष जोड़े थे हमने? 1500 वर्ष। तो इस बात को आप लगातार समझते जाइएगा। अब ये जो पाली है, इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ। उन 2 व्याकरण ग्रंथों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक है कच्चायन व्याकरण, दूसरा है मोगलान। व्याकरण, ठीक है। इस व्याकरण को लिखा है कच्चायन ने। कच्चायन एक विद्वान का नाम है और इसको लिखा है, आप समझ ही गए होंगे, मोगलायन ने, मोगलान ने, ठीक है। कच्चायन जी का मानना है कि पाली के अंदर 41 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां हैं? 41, जिनमें
8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक, 41 ध्वनियां हैं। मोगलान का मानना है कि पाली में 43 ध्वनियां हैं। इन बातों को मोगलान का मानना है कि 41 ध्वनियां हैं। इन बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठते हैं कि मोगलान ने कितनी ध्वनियां मानी हैं, कितने स्वर माने हैं। तो इनमें 10 स्वर हैं, क्योंकि 2 स्वर बढ़ जाते हैं, और 33 व्यंजन हैं। तो ये जो 2 व्याकरण ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है, और भी ये ग्रंथ ऐसे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण ये व्याकरण ग्रंथ हैं जिनमें एक ध्वनियों का एक विस्तार है, जिससे पता चलता है कि कात्यायन के अनुसार पाली के अंदर 41 ध्वनियां हैं, मोगलान के अनुसार 43 ध्वनियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाली के अंदर वैदिक संस्कृत से बदलाव क्या हुआ। ठीक है, अगर बदलाव हुआ ही नहीं होता तो ये पाली क्यों बनती, लौकिक संस्कृति पड़ी रहती। बदलाव ये हुआ, अब हम लिखते हैं पाली में बदलाव। इसका अर्थ ये है कि हमें पता है कि पाली कहां से आई है, लौकिक संस्कृत से। तो क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि संस्कृत के अंदर जो एक री था और एक जो लृ था, लृ, ये दोनों पाली में आके क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, संस्कृत के अंदर जो श था वो सारी किसमें बन गई, स में बन गए, सलेटी में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इनमें जो भेद है ये तो आज तक बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं है भाई, स में और श में इनके जो उच्चारण में जो भेद है वो लगभग विद्यार्थियों को पता नहीं है। वो देश ही बोलते हैं सारे, लेकिन होता क्या है, देश होता है। लेकिन पाली के अंदर इनका भेद मिट गया, ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, स में हो गए। जैसे संस्कृत के अंदर जो शिष्य था, शिष्य है, वह पाली में क्या हो गया, शिष्यो हो गया। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ। संस्कृत ये थी, इसको आम जनता ने इस तरह से बोला शिष्यो, विद्वानों ने बोला शिष्य है, आम जनता ने बोला शिष्यो। ठीक है, तो ये शिष्यो इस तरह से बन गया और ये पाली अपने आप में एक भाषा के रूप में उभरी। और क्या परिवर्तन हुआ, जो संस्कृत के अंदर नपुंसक लिंग था, नपुंसक, वो भी इसमें आके समाप्त हो गया। उसमें जो एक द्विवचन था, संस्कृत के अंदर आपने संस्कृत पढ़ी होगी किसी जमाने में, द्विवचन होता है, वो पाली में आके क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी लोप हो गया। तो संस्कृत के अंदर ये जो अपनी विशेषताएं थी, संस्कृत ने, लौकिक संस्कृत ने पाली में आते आते अपनी विशेषताएं ये समाप्त कर ली। इस तरह से पाली अपने आप में एक नई भाषा के रूप में उभरी। ठीक है, तो पाली ये जो पहली अवस्था है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की, उसमें हमने पाली की बात की। अब हम बात करते हैं आर्य भाषा की दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था मैंने क्या लिखी थी, दूसरी अवस्था है प्राकृत। ठीक है, इसका समय काल होगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, क्योंकि अब हम ईस्वी में आ गए हैं। संस्कृत जो थी वो ईसा पूर्व की बात थी। मोटे तौर पर पाली से जो प्राकृत निकली, लगभग ध्वनि संरचना जो थी वो लगभग सेम थी। बदलाव क्या क्या था,
बदलाव ये था कि जो विसर्ग था, हालांकि विसर्ग संस्कृत वाला लगभग पाली में समाप्त हो चुका था, लेकिन प्राकृत में आते आते विसर्ग के स्थान पर लगने लग गया ओक्रांत। ओक्रांत का मतलब ये है कि विसर्ग के स्थान पर ओ की ध्वनि जुड़ गई। जैसे संस्कृत के अंदर जो वीर है, वीर, प्राकृत में इसको बोला जाने लगा वीरो, यानी विसर्ग हटने के बाद में ओ की मात्रा लगने लगी। अगर हम आगे देखें, जैसे देव, देवः, प्राकृत में इसको बोला जाने लगा देवो। तो एक तो अंतर ये आया। दूसरा अंतर ये आया कि यहां पर य के स्थान पर जय बोले जाने लगा। जैसे जो यश था वो क्या हो गया, जस। आप कहेंगे कि ये शय आपने स कैसे कर दिया? स तो पाली में ही शय का स हो चुका था, जो हो चुका था वो तो यथावत है ही। इसमें क्या बदला जो पाली में नहीं बदला था? पाली के अंदर यह तो यही था, लेकिन प्राकृत में जब हम आए तो यह हो गया जय में। तो ये जो नया शब्द बना जस, इसको आज हम, है ना, जस क्या देगा, ये हमारे जस में क्या आएगा, ये वो जस है, यश का बना हुआ ये टूटा फूटा रूप है जस। एक अंतर तो ये हुआ। लेकिन प्राकृत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राकृत के अंदर दो चीजें हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। प्राकृत से उसकी शुरुआत हुई। एक हुई क्षतिपूरक दीर्घीकरण। अब ये क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रक्रिया ये प्राकृत में बहुत हद तक शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या था? जो शब्द कठिन है, संस्कृत निष्ठ है, जब हम बोलेंगे तो उसमें से कुछ हम छोड़ देंगे, कुछ हम उसमें क्षति कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें वो स्वरों की जो भार है, स्वरों का वो पूरा भी करना है, तो उसका क्या करेंगे, दीर्घीकरण कर देंगे। जो बोलेंगे उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। कैसे? एक कुछ शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक शब्द है जिह्वा। अब जो जिह्वा है ये जिह्वा से बना है। पहले ये क्या था? जिह्वा। अब हम इसको क्या बोलते हैं? जीभ। तो हमने क्या किया, हमने जिह्वा को जब बोला तो हमने जीभ बोला, तो हमने क्या हटाया? हमने ये हटा दिया, हमने ये भी हटा दिया। इसके स्थान पर हमने क्या बोला है? भय बोला है। ये हमने इनकी क्या कर दी है? क्षति कर दी है। अब हमें क्षति पूरी करनी है। ये जो हमने इन दो तीन स्वरों के स्थान पर, दो तीन ध्वनियों के स्थान पर एक ध्वनि बोली है, ये जो क्षति हुई है इसको हम अगर पूरी करेंगे तो क्या करेंगे? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण किसका करेंगे? इसका, ई की मात्रा का। जो छोटी ई है इसको क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे? दीर्घ। तो क्षति पूर्ति करते हुए हम अगले व्यंजन पर जो स्वर लगा है उसका क्या कर देंगे? दीर्घीकरण कर देंगे। इस तरह से नया शब्द बन जाएगा जीभ। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षतिपूरक दीर्घीकरण। और इसकी शुरुआत आर्य भाषाओं की जो दूसरी अवस्था है मध्यकाल में, प्राकृत में शुरू हो चुकी थी। एक चीज और हुई। एक चीज क्या हुई? जैसे इसमें आपको एक और बता देता हूं। जैसे पहले बोला जाता था सप्त, सात को कहते थे सत्त। अब क्या किया? इसका जो सात है इसके अंदर जो आधा तय था वो हमने हटा दिया। तो हमने क्या कर दी? क्षति कर दी। अब क्षति की पूर्ति करने के लिए आगे जो स के अंदर जो ए लगा है इसको क्या करेंगे हम? आ, क्योंकि दीर्घीकरण करना है। तो ये क्या बन जाएगा? सात।
मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रक्रिया प्राकृत की अवस्था में ये शुरू हुई, ये जो प्रक्रिया है ये आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और हुई, एक चीज़ और क्या हुई, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सेकेंड ग्रेड की कक्षाओं में बहुत कम अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। एक जो और चीज़ हुई वो हुई पुनर्तत्समीकरण। पुनर्तत्समीकरण एक प्रक्रिया ये शुरू हुई यहीं से। पुनर्तत्समीकरण का अर्थ आप समझ रहे हैं शब्द पढ़ के ही। जो शब्द पहले तत्सम था फिर वो टूट फूट कर सरल हुआ, सरल हो जाने के बाद में उसने अपना अर्थ ही खो दिया, तो भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको वापस क्या किया, तत्सम बनाया उसको, ताकि उसका अर्थ बना रहे। इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्तत्समीकरण। जैसे एक शब्द होता है उचित, अब ये सरल हुआ तो बना उचित, ठीक है, यहां तक ठीक बात है। लेकिन इसी तरह से एक शब्द है उदित, इसको जब सरल किया तो ये भी बना उचित। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों शब्दों में अब ये जो उचित है ये उदित बोला जा रहा है या फिर उचित बोला जा रहा है। दोनों को जब सरल किया तो एक ही शब्द बना। तो ये जो अर्थ का जो अनर्थ हो रहा था, तब इनको वापस क्या किया, उदित किया और उचित किया। जैसे एक शब्द है अति, अब अति को सरल करेंगे तो ये बनेगी ऐ, ऐ तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको वापस क्या किया, तत्सम किया गया। तो जो शब्द हमारे सामने उचित और उदित आज यथावत हैं, तो ये पुनर्तत्समीकरण के कारण है। ये प्राकृत की दूसरी अवस्था, माफ कीजिए, प्राकृत जो कि दूसरी अवस्था के रूप में जानी जाती है आर्य भाषा में, ये जो है क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण और तत्समीकरण, ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और विसर्ग हटकर ओक्रांत लगा, यह का जय हुआ, ये जो मुख्य विशेषता है प्राकृत की, ये आपको याद रखनी है। और प्राकृत का व्याकरण मैं आपको बता देता हूं। पहले पाली का मैंने 2 व्याकरण ग्रंथ बताए थे, तो प्राकृत का व्याकरण लिखा गया उसको कहा जाता है प्राकृत व्याकरण। लिखा था किसने, हेमचंद्र ने। ये किताब आपको याद रखनी है। प्राकृत का व्याकरण जो कि एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, लिखा था हेमचंद्र। इनको प्राकृत का क्या कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। किसको, हेमचंद्र को, प्राकृत का पाणिनि। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था की बात करते हैं। और तीसरी अवस्था जिसको आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि ये कहाँ कब आए, जो तीसरी अवस्था है उसको कहा जाता है अपभ्रंश। तो जो तीसरी अवस्था है उसको अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश को दरअसल इस जो अपभ्रंश शब्द का जो अर्थ है शाब्दिक, मैं बार बार वहीं लौट के आ रहा हूं और वो बात बताना चाहता हूं आपसे। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत सरल हुई पाली, पाली सरल हुई प्राकृत, प्राकृत सरल हुई तो क्या बनी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है संस्कारहीन भाषा, संस्कारहीन भाषा, भ्रष्ट, ठीक है, मतलब ये एक बुरा शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अशुद्ध भाषा। ठीक है, लेकिन इसको अपभ्रंश भाषा को अवहंस के रूप में भी जाना जाता है। अवहंस भी इसको कहा जाता है, अवहंस। इसको ग्रामीण भाषा भी कहा जाता है। इसको अभिरोक्ति भी कहा जाता है, अभिरोक्ति।
ये शब्द आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अभिरोक्ति किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं अपभ्रंश को। इसको आभीर भी कहा जाता है। पतंजलि ने दरअसल इसको अपशब्द के समानार्थी माना है। किसने? पतंजलि ने। पतंजलि नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े ऋषि हुए। उन्होंने अपभ्रंश को किसके समान माना? अपशब्द के समानार्थी। समानार्थी यानी अपभ्रंश का मतलब है अपशब्द। ठीक है, ये तो है अपभ्रंश की बात। अपभ्रंश का मतलब ही है भ्रष्ट, भ्रष्ट, टूटा फूटा, सारी चीजें यही है। लेकिन अपभ्रंश का सबसे पहले भाषा के रूप में प्रयोग, अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग, यानी मान लो अपशब्द सभी ने कह दिया, अपभ्रंश कह दिया, संस्कारहीन कह दिया, भ्रष्ट कह दिया, लेकिन भाषा के रूप में इसका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ? भाषा के रूप में। भाषा के रूप में सबसे पहले एक चंड ऋषि हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्राकृत लक्षण। प्राकृत लक्षण, इसमें सबसे पहले अपभ्रंश को एक भाषा के रूप में माना गया। ऋषि का नाम है चंड। इनका जो ग्रंथ है प्राकृत लक्षण, जो कि 6वीं शताब्दी में लिखा गया, 6वीं शती में। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। एक विद्वान हुए डॉक्टर हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी, इन्होंने 7वीं से 11वीं शती तक ग्यारहवीं शती का जो काल है, इसको अपभ्रंश का स्वर्णिम काल कहा है। स्वर्ण काल, अपभ्रंश का स्वर्ण काल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने। ये आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। लेकिन अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं? अपभ्रंश को करीब 21 प्रकारों में बांटा गया है, 21 प्रकारों में। लेकिन हमें 21 प्रकारों की बात नहीं करनी है। प्राकृत सरस्व नाम का एक ग्रंथ है, उसमें प्राकृत सरस्व, उसमें 21 प्रकार के अपभ्रंशों की बात की गई है। हमें करीब, जो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि 5 तरह के जो अपभ्रंश है वो मुख्य है हमारी जो भारतीय भाषाओं के विकास में, उनकी हम बात कर लेते हैं। मैं पहले ये मिटा देता हूं, ठीक है। और हमारी जो हिंदी है वो दरअसल इसी अपभ्रंश से विकसित हुई। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश की 5 अवस्थाएं मानी है। 5 अवस्थाएं। किसने? विद्वान धीरेन्द्र वर्मा ने। मेरे मुंह से धीरेन्द्र शास्त्री निकल रहा है बार बार, धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, 5 अवस्थाएं। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? शोरसेनी, ये शब्द आपके आगे आया होगा, शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। दूसरी अर्धमागधी, अपभ्रंश। तीसरी अवस्था कौन सी है? मागधी अपभ्रंश। चौथी अवस्था पेशाची अपभ्रंश। और कितनी होगी? 4। 5वीं
महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, ये धीरेन्द्र वर्मा ने मुख्य, इसके अलावा भी अपभ्रंश है जो कि मैंने बताया कि 21 तरह की है, लेकिन जो काम की है वो ये 5 है, और पांचों में भी हमारे काम की सिर्फ 3 है, क्योंकि इन तीनों से ही हिंदी का विकास हुआ है। ये धीरेन्द्र वर्मा की 5 अवस्थाएं हैं: शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि ये जो 5 अवस्थाएं अपभ्रंश की है, इन्हीं अपभ्रंशों की प्राकृत 5 अवस्थाएं भी थी, प्राकृत में भी। तो कैसी होगी? जो पिछली अवस्था थी, जो हमने दूसरी अवस्था में पढ़ी थी, प्राकृत के बारे में पढ़ा था, हर अपभ्रंश की एक प्राकृत भाषा रही है। इनके कहने का मतलब ये है, जैसे शोरसेनी का प्राकृत क्या रूप रहा होगा? शोरसेनी प्राकृत। अर्धमागधी का अर्धमागधी प्राकृत, मागधी का अर्धमागधी प्राकृत। ये सिंपल सी बात है। अब जो हिंदी का विकास हुआ वो शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी कोई एक चीज थोड़ी है, हिंदी अनेक भाषाओं का समूह है। इसी तरह से जब मैं अपभ्रंश की बात करूं तो अपभ्रंश 21 अपभ्रंशों का एक समूह है, उसी समूह को तो अपभ्रंश कहा जा रहा है। इस बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हर भाषा के भिन्न रूप होते हैं। जैसे प्राकृत की जब हम बात कर रहे थे तो प्राकृत भी कोई एक थोड़ी थी, प्राकृत भी, जैसा कि धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि प्राकृत हर अपभ्रंश का एक प्राकृत रूप था। इसी तरह से कोई शोरसेनी प्राकृत था, कोई अर्धमागधी प्राकृत था, कोई मागधी प्राकृत था, कोई पेशाची प्राकृत था, ये था। इसी तरह से जो हिंदी का विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी हुई है, वो जो कि हिंदी में नहीं आती है, वो अपनी एक अलग भाषा है। तो हमें हमारे काम की सिर्फ ये 3 अपभ्रंश है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। शोरसेनी से 3 उपभाषाएं निकली। शोरसेनी से कितनी निकली? 3 उपभाषाएं। पहली थी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। दूसरी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और तीसरी पश्चिमी हिंदी। अब यहां पर एक छोटी सी बात और नोट कीजिए आप, ये है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ये जो एक अवस्था है, अपभ्रंश से जो 3 भाषाएं निकली, इनको उपभाषा कहा जाता है। अब उपभाषा, इनसे जैसे राजस्थानी से कौन कौन सी भाषाएं निकली, या उनको आप बोलियां कह सकते हैं, भाषाएं कह सकते हैं, ये भाषाएं थी। इनसे निकली बोलियां। अब बोलियां आपको पता ही है, मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी से आप गौर कीजिएगा, अब आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो आपको बताना है शोरसेनी अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, तो आपको बताना है कि शोरसेनी अपभ्रंश। मारवाड़ी जो बोली है वो कौन से अपभ्रंश से निकली है ना? प्रश्न दिया जा सकता है कि मारवाड़ी किससे संबंधित है। नीचे ऑप्शन दिया जा सकता है शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पेशाची। तो आपका उत्तर होगा शोरसेनी। तो राजस्थानी से निकली मारवाड़ी, फिर मालवी, फिर मेवाती। ये जो राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाती है सारी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। और आखिरी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जिसको आप जयपुरी भी कह सकते हैं, जयपुरी। जयपुर के आसपास के इलाकों में जो बोली बोली जाती है उसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। पहाड़ी से कौन कौन सी बोलियां निकली? पहाड़ी से निकली कुमाऊनी, कुमाऊनी पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली जाती है। और मैंने ज्यादा कर दी क्या? गढ़वाली। ठीक है। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली? अब इनको आपको याद रखना है।
अब याद करना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इनका सूत्र बना लीजिए जो भी है, लेकिन मैंने इनका वो सिलसिला बता दिया कि किस तरह से ये हम आज जब मारवाड़ी तक पहुंचे हैं तो मारवाड़ी तक पहुंचने से पहले की जो पूरी यात्रा है उस यात्रा को मैंने आपको बता दिया है। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली, ये पश्चिमी जो हिंदी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे निकली है ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, स्क्रीन तक आ रहा है क्या यहाँ तक? काफी नीचे चला गया हूँ, आगे ऊपर लिख देता हूँ मैं, बुंदेली, खड़ी बोली लिख दी है मैंने। ऊपर है ब्रज भाषा, कितने की? 4। 5वीं लिखिए आप हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। फिर लिखिए आप दक्षिणी। ये सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। शोर सैनी से 3 उपभाषाएं निकली, राजस्थानी हिंदी, हिंदी पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी, पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। ये समझ में आ गया आपके? अब हम बात करते हैं अर्धमागधी की, ये मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो साथ साथ लेते जाइएगा। अब हम बात करते हैं अर्धमागधी। तो जिस तरह से शोर सैनी के उपभाषा राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है, उसी तरह से इसकी है पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। ये जो बीच की अवस्था है इसको आप उपभाषा कह सकते हैं। अब इससे जो बोलियां निकली उसको आप देखिए, इससे बोली निकली एक अवधि, दूसरी निकली बघेली, तीसरी निकली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसकी 3 ही बोलियां हैं, ये सिंपल से अर्धमागधी। अब भ्रंश से उपभाषा निकली पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी का जो उपभाषा जो स्लेप है वो है बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से निकली बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की जो बोलियां है वो है एक भोजपुरी। ये तो आपको पता ही है, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बिहार में, तो बिहारी हिंदी से ये निकली है। और एक है मगही और एक है मैथिली। मैथिली आपने नाम सुना होगा, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो 2 रचनाएं मैथिली में हैं, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो याद करने वाली बात ये है कि ये जितनी भी बोलियां हैं, ये जो वो भाषाएं हैं, ये जो अपभ्रंश से विकसित सारी भाषाएं और बोलियां हैं, इसी समुच्चय को ही हिंदी कहा जाता है। हिंदी किसी एक बोली का नाम नहीं है, ये आप याद रखिएगा। बोलियों के विराट परिवार को ही हिंदी कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी निकली है शोर सैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से। अब मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये जो कालखंड था तीसरी अपभ्रंश का, ये था 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व नहीं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का था, जो कि हम समय लिखते आ रहे हैं, यहां मैं भूल गया थोड़ा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब मैं इसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो कहानी है ये। 1000 ईस्वी के बाद में जो विकास हुआ वो ये इन बोलियों का हुआ, जो कि 1000 से अब तक जो तीसरी अवस्था, अच्छा तीसरी अवस्था में है, तो ये 1000 से अब तक की बात है। 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक इन बोलियों का विकास हुआ है। अब एक शब्द आता है, ये मैं आपको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो।
पॉज करके ले लीजिएगा, मेरे रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लाइव तो हूँ नहीं, रिकॉर्डेड क्लासें हैं। एक शब्द आता है अवहट। अवहट, ये अवहट क्या है? एक विद्वान हुए हैं सुनीति कुमार चटर्जी, एक विद्वान हुए सुनीति कुमार चटर्जी। देखिए, अपभ्रंश जो थी वो 1000 तक थी, ठीक है। उसके बाद की जो कहानी है वो है हमारी भाषाओं की। तो कोई भी भाषा है वो एक दिन में खत्म नहीं होती है और दूसरे दिन वो शुरू नहीं होती है। तो अपभ्रंश है वो धीरे धीरे हिंदी बनी है, और हिंदी भी अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी बनी है। ये जो धीरे धीरे बनने का जो बीच का काल है, बीच का काल, जिसको आप ट्रांजिशन काल कह सकते हैं, किसी चीज में बदलाव जो आता है वो कोई एक दिन में नहीं आता है। भाषा के रूप में तो 100 साल लग जाते हैं। तो ये 100 साल चाहे 50 साल, कितना ही जो वक्त लगता है, जो 200 साल का, जो यहाँ तो लगभग 1000 माफ कीजिए 100 सालों का जो समय है, 9वीं से 11वीं शती, है ना, यहां तक अपभ्रंश थी। उसके बाद में हिंदी बनी। तो ये जो बीच में जो काल है, इस काल को कहा जाता है अवहट का काल, है ना। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो ट्रांजिशन ईयर में, उस कालखंड में 100 सालों का जो काल था, वहां जो भाषा विकसित हुई थी बीच में, उसको कहा जाता है अवहट। अपभ्रंश के बाद, हिंदी से पहले। और सुनीति कुमार जो चटर्जी विद्वान है, सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने कहा है कि अवहट दरअसल अपभ्रंश और हिंदी की कड़ी है, उनको आपस में जोड़ने की कड़ी है। अगर यह प्रश्न आ जाए कि अवहट को हिंदी और अपभ्रंश की कड़ी किसने कहा है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अब एक विद्वान और है, और आपने उनको जाना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से, जिनकी किताब, उनकी एक कहानी है, उसने कहा था, बहुत ही मशहूर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश का जो परवर्ती काल है, परवर्ती काल का मतलब पूर्ववर्ती काल होता है अपभ्रंश से पहले, परवर्ती काल होता है अपभ्रंश के बाद का समय, या अपभ्रंश के ही बाद का समय। किसी भी चीज के आखिर का समय होता है, किसी चीज की शुरुआत का समय होता है। तो शुरुआत होता है पूर्ववर्ती, परवर्ती होता है उसके बाद का। तो अपभ्रंश के परवर्ती, अपभ्रंश के परवर्ती काल को चंद्रधर शर्मा ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। दरअसल चंद्रधर शर्मा ने कहा है कि अपभ्रंश का जो आखिरी रूप है, मोटा मोटी आपको इस तरह से समझिए कि अपभ्रंश का जो आखिरी रूप है उसको दरअसल आप पुरानी हिंदी कह सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के आखिरी समय को, परवर्ती काल को, पुरानी हिंदी कहा है। तो मोटे तौर पर इस कक्षा में जो हमने बात की है, मोटा मोटी लब्बो लुआब ये है कि 3000 साल के इस विराट इतिहास में वैदिक संस्कृत से ये भाषा नदी की तरह बहती हुई हमारी इन 3 अपभ्रंशों से जो बोलियां निकली है, वो हिंदी के रूप में आज हम उसको पढ़ते, बोलते, सुनते, लिखते हैं। अगली कक्षा में हम इन बोलियों की बोलियां जो है, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं और जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है, वो हम अगली कक्षा में बात करेंगे। लेकिन हिंदी का विकास, उसका उद्भव कैसे हुआ, किन किन समयों से होकर गुजरा, किन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से होकर गुजरा, किन अवस्थाओं से होकर गुजरा, मैंने पूर्णतः आपको बताने की कोशिश की है। पूर्णतः बता सका यह तो मैं दावा नहीं करता,
लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण हो सकता है मैंने इस कक्षा के माध्यम से आपके सामने पेश किया है। यह कक्षा फ्री है, YouTube पर हमेशा उपलब्ध रहेगी। आप इसको बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप जब इस विषय को किताब में पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो आपको थोड़ा सरल, कुछ जांचा हुआ, परखा हुआ और कुछ समझा हुआ प्रतीत होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। यह सिलसिला लगातार बना रहे, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन कक्षाओं को शेयर कीजिए ताकि आपके जो और भाई बंधु हैं वो भी लाभान्वित हो सके और जो कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है कक्षाओं के माध्यम से उससे भी आप लाभान्वित हो सकें और भी हो सके। और ये चैनल बड़ा बनेगा तभी इस अध्यापक में ऊर्जा रहेगी और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप ऊर्जा देंगे। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये कक्षा कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।